हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल द स्टडी पॉइंट। आज की वीडियो में हम RSCIT के 12th ऑनलाइन असेसमेंट के मोस्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, और ये 12th असेसमेंट जो है वो MS एक्सेल से रिलेटेड है। MS एक्सेल में बहुत सारे फंक्शंस पर काम किया जाता है और इस वीडियो में आपको वो फंक्शंस भी बताए जा रहे हैं, तो काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है आपके RSCIT के एग्ज़ाम के हिसाब से भी। सो चलिए लेट अस स्टार्ट द वीडियो। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है कि स्क्रीन पर इमेज देखें। आपको एक इमेज दिखाई गई है। अक्षरों की गिनती के लिए आप कॉलम सी में कौन सा सबसे उपयुक्त फॉर्मूला लगा सकते हैं। सी कॉलम में आपको ये जो वर्ड्स दिखाई देंगे इनको काउंट करना है, तो वर्ड को काउंट करने के लिए लेन का फॉर्मूला होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी, लेन ब्रैकेट B2, क्योंकि सेल एड्रेस जो है B2 के में जो वर्ड लिखे हुए हैं उनको आपको काउंट करना है। तो लेन ब्रैकेट के अंदर B2 सेल एड्रेस, करेक्ट आंसर डी। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। एक्सेल 2003, 7 और 10 का एक्सटेंशन नेम, इन फाइल्स का एक्सटेंशन नेम पूछा गया आपको। तो 2003 का .xls, 2007 का XLSX और 2010 का XLSX होता है। यानी कि 7 और 10 का सेम होता है, 3 का थोड़ा डिफरेंट होता है। तो करेक्ट आंसर इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, एक वर्कशीट में रो तथा कॉलम टाइटल को होल्ड करने हेतु ताकि जब वर्कशीट को स्क्रॉल किया जाए तो वे स्क्रॉल ना हो, निम्न में से आप किसका उपयोग करेंगे। तो इसके लिए आप फ्रीज पेन्स कमांड का उपयोग कर सकते हैं कि कोई भी कॉलम या कोई भी रो अगर आपको होल्ड करना है ताकि स्क्रॉलिंग के दौरान वो स्क्रॉल ना हो, होल्ड रहे, तो इसके लिए आप फ्रीज पेन्स कमांड का यूज़ आप कर सकते हैं। करेक्ट आंसर सी। अगला प्रश्न है, एक्सेल में शॉर्ट ऑप्शन किस मेन्यू में होता है। शॉर्ट ऑप्शन जो है किसी चीज़ को हम सीक्वेंस वाइज असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में आप इसको रख सकते हैं शॉर्ट ऑप्शन के द्वारा। तो शॉर्ट ऑप्शन जो है वो आपको डेटा टैब में मिल जाएगा, डेटा मेनू में मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर डी, डेटा। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर इमेज देखें। इमेज आपको दिखाई गई है। अपेक्षित परिणाम के लिए आप सेल C2 में कौन सा उपयुक्त फॉर्मूला लगा सकते हैं। C2 के अंदर आपको इस स्पेलिंग के कुछ पार्ट दिखाया गया है। तो इसके अंदर जो है वो आपको स्पेलिंग के राइट साइड से 5 लेटर निकालने हैं। तो इसके लिए जो है आपको फंक्शन लगाना पड़ेगा राइट B2, 5, क्योंकि 5 लेटर निकालने, इसलिए कॉमा करके 5 लगा देंगे। जितने लेटर निकालने होते हैं उस सेल का राइट का फंक्शन लगा करके उस सेल का एड्रेस लिख देंगे। फिर जितने लेटर निकालने हैं उतने आप लेटर लिख दें, तो वो आपको रिजल्ट मिल जाएगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, राइट B2, 5। अगला प्रश्न है, और ये RSCT एग्जाम में पूछा जाता है काफ़ी बार, कौन सा चार्ट समय के बढ़ते मान के साथ रुझान को आदर्श रूप से दिखाता है। टाइम के साथ जो वैल्यू किसी चार्ट की बढ़ती है उस चार्ट को हम क्या बोलते हैं, उस चार्ट को हम लाइन चार्ट बोलते हैं। क्योंकि लाइन चार्ट के द्वारा जैसे समय के साथ किसी चीज़ की वैल्यू बढ़ती जाती है उसे आप लाइन चार्ट के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर सी, लाइन चार्ट। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर इमेज देखें और निम्न परिणाम आप किस ऑप्शन के द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। ये जो रिजल्ट आपको दिखाया गया है ये स्लाइसर ऑप्शन के द्वारा आप कर सकते हैं। ये आप स्लाइसर ऑप्शन के द्वारा ये रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर बी, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में उपलब्ध स्लाइसर ऑप्शन। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर इमेज आपको दिखाई गई है। आप कम से कम उम्र की गणना करना चाहते हैं। उपरोक्त सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए इसके लिए आप निम्नलिखित में से कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। न्यूनतम संख्या अगर आपको निकालनी है MS एक्सेल के अंदर, न्यूनतम संख्या अगर आपको निकालनी है तो इसके लिए आपको मिनिमम का फंक्शन लगाना पड़ेगा। तो इसके लिए जो है करेक्ट आंसर सी, मिन C2 सेमीकोलन C7, यानी कि C2 से लेकर के C7 ये एक प्रकार की सेल रेंज बन गई, क्योंकि आपको मिनिमम का फंक्शन C2 से लेकर के C7 एड्रेस के बीच में लगाना है। तो C2 से C7 तक का ये एक सेल रेंज बन गई। तो इसका करेक्ट आंसर सी,
मिन यानी कि मिनिमम निकालना है, और सेल रेंज जिसमें भी आपको अप्लाई करना फंक्शन वो सेल रेंज दे देंगे, फिर आपको रिजल्ट ये मिल जाएगा। करेक्ट आंसर सी। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर इमेज देखें, एक इमेज आपको दिखाई गई है। आप पंक्ति संख्या खोजना चाहते हैं। उपरोक्त सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए आप इसके लिए निम्न में से कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। आपको पंक्ति संख्या चेक करनी है कि ये जो लिखे हुए शब्द जो है कि कौन सी पंक्ति में लिखे हुए हैं, कौन सी रो नंबर में लिखे हुए हैं। तो इसके लिए आप जो है ऑप्शन डी सेल फिर रो लगा कर कॉमा C2, ये जो C2 सेल में जो कंटेंट लिखा हुआ है ये कौन सी रो के अंदर है, तो ये सेल का फंक्शन इसके लिए लगेगा। तो सेल का फंक्शन लगा करके रो नंबर आपको लिखना, तो रो लिख दिया, उसके बाद में कौन से एड्रेस के लिए देखना है वो एड्रेस आप लिख देंगे, तो करेक्ट आंसर आपको मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर आपको एक इमेज दिखाई गई है। आप अधिकतम आयु की गणना करना चाहते हैं। उपरोक्त सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए इसके लिए निम्न में से कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। तो अब पहले आपको न्यूनतम आयु पूछी थी, अब की बार अधिकतम आयु पूछी जा रही है। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर होगा वो मैक्स होगा, क्योंकि मैक्सिमम का फंक्शन लगता है अधिकतम आयु या फिर अधिकतम वैल्यू प्राप्त करने के लिए मैक्सिमम का फंक्शन इसमें अप्लाई होता है। तो करेक्ट आंसर डी मैक्स, फिर सेल रेंज दे दी कि जिस रेंज के अंदर आपको फंक्शन अप्लाई करना है वो सेल रेंज आप दे सकते हैं। करेक्ट आंसर डी मैक्स। अगला प्रश्न है, निम्न एक्सेल टूल में से कौन सा टूल एक अंतिम परिणाम में से किसी अज्ञात वैल्यू की गणना करने के लिए काम आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी गोल सीक। किसी अज्ञात वैल्यू की अगर आपको गणना करनी है तो उसके लिए ऑप्शन बी गोल सीक का आप उपयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर इमेज देखें, आपको एक स्क्रीन पर इमेज दिखाई गई है। आप सिर्फ 0 से बड़ी संख्याएं ही जोड़ना चाहते हैं। उपरोक्त सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए इसके लिए आप निम्न में से कौन सा फॉर्मूला प्रयोग करेंगे। तो अब इसमें कंडीशनल फंक्शन लगेगा, क्योंकि आपको एक कंडीशन दे दी गई है कि सिर्फ 0 से बड़ी संख्याओं को ही आपको ऐड करना है। तो इसके अंदर सम इफ का फंक्शन लग जाएगा। सम इफ, फिर आपको कहाँ से लेके कहाँ तक सेल रेंज देनी पड़ेगी, A1 से लेकर के A2 से लेकर के A8 तक जो कंटेंट लिखा हुआ है इनके अंदर आपको पता करना है कि 0 से बड़ी बड़ी संख्या को इसमें आपको ऐड करना है। तो इसके लिए सम इफ फिर सेल रेंज कॉमा ग्रेटर देन 0। तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी सम इफ फिर सेल रेंज और फिर डबल कोट के अंदर ग्रेटर देन 0, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर इमेज आपको दिखाई गई है। अगर आप F15 में फॉर्मूला ये जो फंक्शन दिखाया गया है ये अगर आप कॉपी करते हैं तो क्या होगा। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो सेल F15 के अंदर ये फॉर्मूला अगर आप कॉपी करते हैं तो एक्सेल का एक रूल होता है कि किसी एक सेल से उठा करके अगर आप दूसरी सेल में फंक्शन अप्लाई करते हैं तो वो एग्जैक्ट वैल्यू कॉपी नहीं होती है, बल्कि उसका जो फंक्शन है वो अप्लाई हो जाता है। तो इसका जो रिज़ल्ट होगा वो होगा सेल F3 से लेकर के F14 तक, यानी कि आपने फंक्शन तो E3 से E14 वाला उठाया, लेकिन इसमें जाते रिज़ल्ट चेंज हो जाएगा, F3 से लेके F14 तक का ही वो ऐड करेगा, सम करेगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो सेल रिजल्ट होगा सम F3 से F14 तक। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर इमेज आपको दिखाई गई है। अगर फॉर्मूला B3 सेल F15 में कॉपी करें तो सेल का रिजल्ट क्या होगा। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो B3 सेल के पास में एक डॉलर का जैसा सी कुछ सिंबल है, तो ये सिंबल बताता है लॉक सेल को। सेल को अगर आप लॉक कर देंगे तो अब सेल की जो एग्जैक्ट वैल्यू है वो आपको मिलेगी, भले ही उसमें फंक्शन कुछ भी लगा हुआ हो, उससे मतलब नहीं होगा। अगर सेल में जो कुछ फंक्शन लगा भी हो तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपने सेल को लॉक करके उसको कॉपी किया है तो आपको सेल की एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगी, भले ही आप इसको कहीं भी कॉपी करें। तो अगर आप ध्यान से देखें तो B3 के अंदर 100 लिखा हुआ है, तो अब इस 100 को अगर लॉक करके कॉपी करेंगे तो आपको 100 ही मिलेगा। आप कहीं भी कॉपी करें आपको 100 ही मिलेगा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी 100।
फिर से आपको इस इमेज दिखाई गई है। आप सेल B2 में टैक्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। 7% टैक्स कैलकुलेट करने के लिए आप B2 में कौन सा फॉर्मूला लगा सकते हैं? तो इसके जो है इसमें उपरोक्त सभी जो है वो सही हो जाएंगे, क्योंकि अगर आप A2 को 7% से अगर आप गुणा करते हैं तो भी ये सही है। और इसी का एक दूसरा रूप जो है वो A2 गुणा 0.07 हो जाएगा, क्योंकि 7 को अगर 100 से अगर अपन भाग दें तो यही परिणाम आता है। और इसके अलावा एक तीसरा तरीका A2,7 डिवाइड बाई 100 अगर आप करते हैं तो भी आपको ये प्रतिशत मिल जाएगा। तो उपरोक्त सभी प्रश्न ऑप्शन जो है वो सही हो जाएंगे। करेक्ट ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, इस इमेज आपको दिखाई गई है। अपेक्षित परिणाम के लिए आप सी कॉलम में कौन सा सबसे उपयुक्त फॉर्मूला लगा सकते हैं? तो अगर आप ध्यान से देखें तो बी वाले कॉलम के अंदर सभी वर्ड्स कैपिटल्स में हैं और सी के अंदर उनको स्मॉल कर दिया गया है। तो इस परिणाम के लिए हम प्रॉपर का फंक्शन लगाएंगे एक्सेल के अंदर, प्रॉपर। और आपको B2 सेल के लिए फंक्शन लगाना है, तो प्रॉपर ब्रैकेट के अंदर B2 अगर आप लिख देंगे तो ये परिणाम आपको मिल जाएगा। ऑप्शन सी, प्रॉपर B2। अधिकतर प्रश्न जो है वो फंक्शन से रिलेटेड आ रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि MS एक्सेल के अंदर फंक्शंस की क्या इंपॉर्टेंस है। और RSAT एग्ज़ाम में भी ये फंक्शन पूछे जाते हैं, तो इन फंक्शंस को आप ध्यान से कवर करें। फिर से आपको एक फंक्शन पूछा गया है, एक इमेज दिखाई गई है। और अपेक्षित परिणाम के लिए आप सेल C2 में कौन सा सबसे उपयुक्त फॉर्मूला लगा सकते हैं? तो इसके अंदर अगर आपने ध्यान से देखें तो आपको लेफ्ट साइड से 6 लेटर्स निकालने के लिए बोला गया है, सॉरी 5 लेटर निकालने के लिए आपको बोला गया है। तो लेफ्ट और B2 सेल में से निकालना है, तो लेफ्ट फिर ब्रैकेट के अंदर B2, 5 निकालने हैं, फिर कॉमा करके 5 कर देंगे। जितने लेटर आपको निकालने हैं लेफ्ट साइड से, तो उतने आप कॉमा लगा के उतनी संख्या लिख दें तो आपको परिणाम मिल जाएगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, लेफ्ट B2, 5। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर आपको इमेज दिखाई गई है। आप औसत आयु की गणना करना चाहते हैं। आप उपरोक्त सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए इसके लिए आप कौन से फॉर्मूले का उपयोग करेंगे? तो औसत के लिए एवरेज का फंक्शन होता है एक्सेल के अंदर, तो इसके लिए आप ऑप्शन बी, एवरेज सेल रेंज आप देंगे C2 से C7, क्योंकि C2 से लेकर C7 तक आपको ये फंक्शन अप्लाई करना है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, एक्सेल वर्कबुक किसके संयोजन से बनती है? तो एक्सेल वर्कबुक जो होती है वो वर्कशीट एंड चार्ट के संयोजन से बनती है। वर्कशीट एंड चार्ट के संयोजन से बनती है। करेक्ट आंसर सी। अगला प्रश्न है, स्क्रीन पर आपको इमेज दिखाई गई है। C2 के मान को 2 दशमलव बिंदु तक परिवर्तित करना चाहते हैं। इस परिणाम के लिए आप सेल D2 में कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? तो किसी फंक्शन को अगर आप राउंड फिगर में लगाना है तो उसके लिए राउंड का फंक्शन आता है, तो इसके लिए जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगर आपको 2 दशमलव बिंदु तक करना है तो इसके लिए C2, 2 आप लगा देंगे, क्योंकि आपको 2 दशमलव तक परिणाम प्राप्त करना है। तो इसके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा राउंड C2, 2। करेक्ट ऑप्शन बी। स्क्रीन पर आपको इमेज दिखाई गई है और पूछा गया है, हिंदी और अंग्रेजी में 30 या 30 से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को आप खोजना चाहते हैं। उपरोक्त सिनेरियो को ध्यान में रखते हुए इसके लिए आप निम्न में से कौन सा फॉर्मूला का उपयोग करेंगे? तो इसके लिए आपको ये इसमें फिर से एक कंडीशनल फंक्शन लगेगा कि आपको कंडीशन दे देगी, क्योंकि 30 या 30 से अधिक अंक प्राप्त करने वाला छात्र ही आपको खोजने हैं सिर्फ। तो इसके लिए करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, क्योंकि इसमें एंड का फंक्शन लगेगा। अब एंड का फंक्शन तो ऑप्शन बी में भी है, लेकिन इसके अंदर कॉमा का फ़र्क है। अगर आप ध्यान से देखें, इसमें सेमीकोलन लगा है और उसमें कॉमा लगी है ऑप्शन ए में, तो इसमें फंक्शन में कॉमा लगती है, तो बी वाला ऑप्शन गलत हो गया। तो ऑप्शन ए, एंड C2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, D2 ग्रेटर देन इक्वल टू 30, तो ये ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न आज के थे। बहुत सारे फंक्शंस को हमने कवर किया।
और एक्सेल के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट थे, आपके RSCET के एग्ज़ाम के हिसाब से काफ़ी इम्पोर्टेंट थे ये फंक्शन। आपने अगर चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी प्लीज़ करें। बहुत बहुत धन्यवाद।